ऑलराइट, सो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम इस थर्ड लेक्चर में फोर्थ लिमिट के हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो आपको अच्छी मैथमेटिक्स और अच्छी फिजिक्स से आपको वास्ता पड़ेगा। और ये एग्जांपल्स मैंने टेलर्स की किताब से ली है 7.4, राइट। ये क्या कहता है, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है अ पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव ऑन अ सिलेंडर। ये एक पार्टिकल है जो कि हमने उसमें प्रूव कर दिया है कि वो सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर की आउटर सरफेस इस पर मूव कर। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m constrained to move on a frictionless cylinder of radius r, uh, with radius r given by the equation rho is equals to r in cylindrical polar coordinate rho, phi and z, as shown in figure 7.1. Besides the force of constraint, that is the normal force of the cylinder, the only force on the mass is a force F equals to minus AR directed towards the origin, and this is the three-dimensional version of the law. Using Z and phi as generalized coordinates, find the Lagrangian L and write down and solve Lagrangian equation motion and describe the motion. ठीक है, तो जरा सा हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, इसने आपको बता दिया कि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने हैं, रॉ, पाई एंड जी। रॉ यहाँ पे रेडियस के हैं। थोड़ा फिगर देखते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो सकें। देखिए, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो बेसिकली हमारे पास ये एंगल होता है, ये फाई होता है, और ये जो साइज होता है वो आर। यहाँ पे आर बेसिकली पार्टिकल की लोकेशन को दिखाने के लिए दिया गया है, या आप ये समझ लें इस केस के अंदर रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है वो रॉ से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास बुनियादी तौर पे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज फॉर्म में, रॉ, फाई एंड जी। ठीक है, लेकिन एक हमें इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट दी हुई है जो कि ये है, रॉ इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक पार्टिकल है और एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, तो हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बने। इसलिए आपकी किताब ये कह रही है क्योंकि रॉ इज इक्वल टू आर से रॉ तो फिक्स हो गया, नाउ यू हैव टू डायनामिकल वेरिएबल फाई एंड जी, जिसके ऊपर के आपको फिजिक्स करनी होगी। ठीक है, ये पार्टिकल इसके ऊपर मूव कर रहा है, और इसके ऊपर एक जो है वो फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो इनवर्ड फोर्स लग रही है। एक तरह की हुक्स लॉ की फोर्स यहाँ पे अमल कर रही है जो कि टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि कोई स्प्रिंग स्प्रिंग होना जरूरी नहीं है, बट जो फोर्स की नेचर अगर एक तरह की हो तो वो फिजिक्स भी जो है वो एक तरह की हो। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखें कि क्या होगा। चूँकि हमने रॉ यानी कि जो सिलेंडर ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो चूँकि फिक्स है। ठीक है, बिकॉज वी हैव फिक्स रॉ इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो जब हम इसका डॉट लेंगे टाइम डेरिवेटिव तो वो जीरो के बराबर होगा, तो यानी इसकी वेलोसिटी जो है जीरो के बराबर है। और फाई जो है वो आप जानते हैं कि जो वी फाई है वो आर फाई डॉट होगा। ठीक, और जेड तो हमारे पास जेड है। ठीक, तो ये बात है। आप इसको एस इक्वल टू आर थीटा भी ले लें या फाई ले लें, जब आप डॉट लेंगे तो आर टाइम्स फाई डॉट आएगा। ये आपके पास जो पुरानी बचपन की आपके पास इक्वेशन है आर की, ये नहीं, ये आर की तो है, ये थीटा जो एंगल है। ऑलराइट, सो जब आप किसी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम जी स्क्वायर है, और ये वी डॉट जीरो है तो आपके पास इसका स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है कि जैसे कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है तो उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यहाँ पे आर स्क्वायर है क्योंकि ये फासला आर स्क्वायर है। एग्जैक्टली वही पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है जो आपने इससे पहले भी देखी है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसमें इसके साथ साथ यानी कि मकसद मेरा कहने का ये है कि इसमें न सिर्फ ये फासला है, बल्कि मतलब ये वाला फासला है राइट जेड डायरेक्शन में, और ये वाला फासला है, यानी कि ये फासला आर है जिसने यहाँ बताया हुआ, और ये फासला जेड है। अब जब आप यानी कि जब हमने ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ के आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आप ये जेड है। ठीक है, और ये हमारे पास आर है।
तो पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से आप देखें तो एक किस्म का ट्रायंगल बन रहा है, तो जो के बराबर है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि जेड स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो उसने यहाँ पे लिखी है। ठीक, ये क्वेश्चन लिखी गई है। तो वो हमने अब पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह करके लिख दी कि यू इज इक्वल टू हाफ के कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक फाई है और एक जेड है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, पहले अगर हम जेड की ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, तो आपको पता है कि पार्शियल जेड पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड जो है वो सिंपली क्या देगा आपको, हाफ के जेड देगा। ओ सॉरी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के जेड देगा। दैट इज पार्शियल एल बाय पार्शियल जेड will just simply give you minus k times z। ठीक है, और पार्शियल एल बाय पार्शियल z डॉट जो है, बता दूं, z डॉट जब आप लेंगे तो गिव यू सिंपली m टाइम्स z डॉट। ठीक है, दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। वो आप फर्दर इसमें जब डालेंगे तो ये टू यहाँ से, क्योंकि माइनस के जेड आ रहा है और डी वाई बाई डी टी बाहर लगा हुआ है, तो माइनस के जेड एम 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 जी डबल डॉट हो जाएगा। और आप देखते ही ये समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। हमें कोई इस पर ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में कह ही चुके हैं कि हुक्स लॉ लग रहा है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, यानी अप एंड डाउन उसका जो मोशन है। ठीक है, अच्छा, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। इसमें सेकंड जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो फाई का है। तो फाई इक्वेशन इज इवन सिंपलर। व्हाई? बिकॉज दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फाई। आप देखें यहाँ पे कहीं फाई फाई नहीं आया, फाई डॉट जरूर है, फाई नहीं आया कहीं पे। तो जब आप पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई लेंगे तो वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड जीरो हो गई। पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई जो है वो सिंपली एम आर स्क्वायर फाई डॉट है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करें तो एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एम आर स्क्वायर कुछ भी नहीं है सवाल इसके कि एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो हमने इससे पहले इक्वेशन हासिल की थी जेड के लिए, वो चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इसके सोल्यूशन हमें इमीडिएटली मालूम है, जो आप बचपन में छोटी क्लासेस में फर्स्ट ईयर वगैरह में आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं। सिंपल बल्कि सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जब आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ी होंगी, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की सोल्यूशन इस तरह लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और और ये जो इक्वेशन फाइव है जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा और उसको देखने के बाद, फाइव इक्वेशन टेल्स अस दैट quantity mr phi dot mr square phi dot is constant, that is the angular momentum about the z axis is conserved. ठीक है, a result we could have anticipated since there is no torque in this direction. ठीक है, तो वो साफ ये कह रहा है कि क्योंकि z डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं लग रही है, राइट, तो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड इन दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज कंजर्व। एक चीज वो कह रहा है कि फिर उसके बाद बिकॉज रॉ इज फिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट फाई डॉट इज कांस्टेंट। ठीक है ना, जब जब रॉ हमारे पास फिक्स है, रॉ चेंज नहीं हो रहा, यानी कि उसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो चेंज नहीं हो रहा, तो फाई डॉट इन मैग्नीट्यूड is simply constant, right? And the mass moves around the cylinder with constant angular velocity phi dot. At the same time, it moves up and down in the z direction in simple harmonic motion. तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है, यानी कि z डायरेक्शन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेकिन ये साथ साथ z एक्सिस के अराउंड जो है वो गोल भी घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम दोबारा जाकर बिल्कुल आखिर में देखेंगे कि ये फाई जो है, आपने देखा इस इक्वेशन से लैग्रेंजियन में मौजूद नहीं है, बावजूद इसके फाई डॉट है। कैसी सिचुएशन पॉसिबल होती है?
तो अगर कोई कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में से एब्सेंट हो लेकिन उसका उसका डॉट यानी कि उसकी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मौजूद हो, हम ऐसे कोऑर्डिनेट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। राइट, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका टेक्निकल नाम जो है फाई यहाँ से एब्सेंट है बट फाई डॉट है, तो फाई जो एब्सेंट है उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। राइट। और क्या होता है कि ये एक नोट मैंने लिखा है कि द जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज कंजर्व और कांस्टेंट ऑफ मोशन दैट इज नॉट चेंज इन टाइम। ये हमेशा याद रखिएगा। ये बड़ा आसान हो जाता है कि अगर हम कोई ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक बन जाए, यानी कि वो अपीयर ना हो पाए किसी वजह से, यानी कि हम सिमेट्री ऐसी ले लें सिस्टम की कि जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट्स लैग्रेंजियन में ना आ पाए लेकिन उनकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज काइनेटिक एनर्जी में मौजूद हों। ठीक है, तो हमें ये बड़ी आसानी हो जाएगी कि जो जो काइनेटिक एनर्जीज मौजूद होंगी, ठीक है, वो यानी कि ये कहिए कि जो जो कोऑर्डिनेट एब्सेंट हों लेकिन उनकी वेलोसिटीज मौजूद हों, इसका मतलब है कि उन कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड जो जनरलाइज मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व हो। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ फाई जो है वो एब्सेंट था, साइक्लिक था, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है यानी कि जो हमारे केस में एंगुलर मोमेंटम है वो वो कांस्टेंट ऑफ मोशन में है। ठीक है। ओके, सो अब ये क्या करेगा कि यहाँ आपको ये छोटी सी रेसिपी दे रहा है, बता रहा है कि आप जब भी कभी लैग्रेंजियन रिलेटेड अभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये दो तीन स्टेप्स हैं कि राइट डाउन द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज एंड हेंस द लैग्रेंजियन using any convenient initial reference frame, and choose a convenient set of n generalized coordinates due to n and find the expression for the original coordinate of step 1 in terms of your chosen generalized coordinate. Step 1 and 2 can be done in their order. Rewrite Lagrangian in terms of generalized coordinates and write down the n Lagrangian equation. ठीक है, तो जितने भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट यानी कि इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आएंगे उतनी आपको लगान इक्वेशन मोशन लिखनी पड़ेंगी और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कुछ हमने थोड़ा बहुत अभी सीखा है इसको अप्लाई कैसे करें। लेकिन इसको जाने से पहले ये ज़रा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जुमले यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एज वी शैल सी दिस फोर स्टेप प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट इनफेरेबल राउट to the equation of motion of any system, no matter how complex. Whether the resulting equation can be easily solved is another matter, but even when they cannot, just having them is a huge step towards understanding a system and an essential step to finding approximate और न्यूमेरिकल सोल्यूशन। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि आप अगर इन तीन चार स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आप लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब उन्हें सॉल्व करना, वो जो यानी कि उनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करना कितना आसान है कितना नहीं है, ये एक डिफरेंट मैटर है। ठीक है, लेकिन बताते खुद उन जो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी हम उनके ज़रिए से भी विदाउट इवन सॉल्विंग दैम वी कैन नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। और ये हम ज़रा सा आगे जो हम आगे करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे उसमें आप देखिएगा कि बाज़ दफ़ा without even solving the problem, once you have the Lagrangian equation of motion, you can know a lot of things uh, about the given system। ठीक है, तो ये आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें हम ये जो स्टेप्स इसने कहे हैं उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है अ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन अ वेज। Consider the block and the wedge shown in figure 7.8. The block mass M is free to slide on the wedge, and the wedge of mass capital M can slide on the horizontal table, both with negligible friction। ठीक है, एक हमारे पास स्मॉल ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है एक एक वेज पे जिसका कि मैस कैपिटल एम है, और ये जो कैपिटल एम वाला जो 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 वेज है वो खुद टेबल के ऊपर जो है वो मूव कर सकता है, कैन स्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद
negligible, दोनों में फ्रिक्शन है वो negligible है. The block is released from the top of the wedge with both initially at rest. The wedge has an angle alpha and the length of its sloping face is small. And how long does the block take to reach the bottom? तो इसको जरा सा हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है. देखिए हमने क्या किया कि इस स्मॉल ब्लॉक को उठा के हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है. और ये जो कैपिटल, ये जो बड़ा ये जो बैग है जिसका कि मैस कैपिटल एम है वो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है. अब क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से स्लाइड करवाएंगे, यानी कि जैसे ही हमने इस स्मॉल ब्लॉक को यहाँ से हम छोड़ेंगे, ये ब्लॉक नीचे आएगा और उसके रिएक्शन की वजह से ये ब्लॉक जो है वो इस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और ये उसके रिएक्शन से जो है लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है. ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी जो है वो गौर करनी है. ऑलराइट, सो ये सिचुएशन है हमारे पास कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेज है, ये स्मॉल ब्लॉक है जो कि हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे और ये वो टेबल है जिसके ऊपर ये वेज स्लाइड कर सकता है, ठीक है. अच्छा, एक दफ़ा हम सवाल को पूरा और पढ़ लें तो क्या कह रहा है, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. जो चीज़ ये आपसे मालूम कराना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो वो कितनी देर लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने, ठीक है. और ये इसकी लेंथ इसमें दी हुई है, फर्ज करेंगे कि ये स्मॉल एल है, ठीक है. अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, या जैसे कि इसने हमें एक मशवरा दिया है कि हम चाहें तो ये करें कि हमेशा अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो हम इनिशियली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक अज्यूम करें और फिर अपनी आसानी के साथ उसको ट्रांसफॉर्म कर लें या उनको लिख लें जो है वो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. अब आप ये देखिए कि ये हमने यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट Q1, जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है. अब ये कुछ भी है, मतलब हमने एक जनरल नाम दे दिया Q1 जो कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. जबकि दूसरा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका ओरिजिन यहाँ से है, जो कि आप ये समझिए कि जो कि लोकेशन बता रहा है वेज की, Q2 लोकेशन बता रहा है वेज की, और Q1 लोकेशन बता रहा है स्मॉल ये जो ब्लॉक है हमारे पास. लेकिन ये याद रहे जब ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज होके स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो चूंकि ये चेंज हो रहा होगा क्योंकि एम ये जो हमारे पास वेज है इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब है Q2 चेंज हो रहा है, राइट. तो इसका मतलब है कि जब हम एक्स यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस में ये डिस्टेंस भी शामिल है, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है वो एक्स का जो एक्स एक्सिस है उसमें Q2 भी शामिल है, और इसका वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है वो हमें ऐड करना होगा, ठीक है. अच्छा, यहाँ हमने वाई एक्सिस को डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ, ये हमारे हाथ में होगा, राइट. तो हम एक दफ़ा चूज़ कर लें और उसको चेंज ना करें थ्रू आउट द प्रॉब्लम, तो ये हमारे हाथ में. तो हमने डाउनवर्ड वाई एक्सिस को पॉजिटिव लिया हुआ है और ये जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो एक्स एक्सिस को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है. तो अब अगर मैं इसको इस तरह सोचूं कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे रखा, फर्स्ट करें मैं ये जो ब्लॉक है स्मॉल ब्लॉक को मैंने यहाँ रखा और ये सिस्टम मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँ सिर्फ इसके कंपोनेंट Q1 के कंपोनेंट को समझने के लिए. तो आप देखें कि एक कंपोनेंट इसका ये बन रहा है तो मैंने इसको Q1 अल्फा कह दिया, ठीक है. और ठीक है, जो उसका एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो एक तो Q2 है, दूसरा Q1 कॉस अल्फा है, तो अल्फा इस वजह से ये एंगल अल्फा है, ठीक है. तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन आ गई और वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन क्या होगी कि क्योंकि ये डिस्टेंस इससे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो है नहीं, तो जो यहाँ से जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा Q1 का वही दरअसल वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, जो कि Q1 साइन अल्फा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं. ये सामने वाला साइड है जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, जो Q1 साइन अल्फा है. ये एक्स
एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये Q1 cos अल्फा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, हमने x को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 Q2 लिख लिया और y को हमने इन टर्म्स ऑफ Q1 लिख लिया, ये Q2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्योंकि इसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं तो काइनेटिक एनर्जीज भी दो बॉडीज की होंगी। इस ब्लॉक की होगी कि जिसका मास स्मॉल m है, और इस बैच की होगी कि जिसका मास कैपिटल M है। ठीक है, तो जो वैज है उसकी तो काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत आसान है क्योंकि उसकी फ्रेंच एनर्जी तो जीरो है, तो हाफ m q डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान है क्योंकि वैज जिस तरह से मूव करेगा वो उसका क्यू डॉट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्यू डॉट सॉरी Q2 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वही Q2 ही है जो कि वैज की लोकेशन हमें बता रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है Q2 पे बेस कर रही है। तो वो टी एम यानी कि कैपिटल एम यहाँ शो कर रहा है वैज के मास को। ठीक है, ये जाहिर कर, ये डिनोट कर रहा है कि कैपिटल ये काइनेटिक एनर्जी जो है कैपिटल यानी कि इस वैज की है कि जिसका कि मास कैपिटल है। तो हाफ m q डॉट q2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें निकालना होगा द ब्लॉक्स वेलोसिटी रिलेटेड टू वेज इज q1 dot down the slope, but the wedge itself has a horizontal velocity q2 related to the table. ठीक है, तो ये हमें ज़रा सा गौर करना है क्योंकि देखिए क्या होगा कि ये Q1 की तो वेलोसिटी अगर वैसे अगर ये मैं इस ब्लॉक इस वैज को मैं फिक्स कर दूं, जैसे कि आप इससे पहले करते हुए आए, मैं फिक्स कर दूं तो इसकी जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो लिखना बहुत आसान है, वो सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि चूंकि ये अब की दफ़ा ये वैज भी मूव कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये नीचे आएगा तो रिएक्शन में ये उल्टे हाथ पे जाएगा, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी महज वेलोसिटी से बैच की से ब्लॉक की नहीं है, बल्कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टेबल की है, जो कि यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है। राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास दो या ये कहिए कि हमें इसकी दोनों वेलोसिटीज का जो है सम करना पड़ेगा। राइट, तो फिर वो कहाँ गया? Yes, the velocity of the block related to the inertial frame of the table is the vector sum of uh, of of these two. तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी है सिंपल, और जो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेबल है वो हमें सम करेंगे, रिजॉल्विंग इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट x to the right and y downward। तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, एक एक कंपोनेंट जो Vx है वो हमें पता है कि वो Q1 डॉट कॉस अल्फा है। ठीक है, प्लस Q डॉट 2 है, और Q1 साइन अल्फा। Q1 साइन अल्फा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि ये जब ये नीचे आता जा रहा है तो ये वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो जब नीचे आते आते ये एक्स डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और साथ साथ वाई डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो इसलिए इसके इस वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट हैं, यानी कि जो ब्लॉक है जिसको टी स्मॉल एम से जाहिर कर रहे हैं वो ब्लॉक के लिए है, और कैपिटल एम जो है वो वैज के लिए। ठीक है, यहाँ मैं इन दोनों का ये इस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉमा लगा दिया है। तो आप बी एक्स स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और आपस में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ थोड़े स्टेप्स हैं, बहुत सीधे हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, दैट्स हाउ यू लर्न। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, और आप इसमें ये इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके पास कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे तो आप सम स्क्वायर करेंगे तो ये सम होगा और ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा। ठीक है, Q1 डॉट स्क्वायर इसमें कॉमन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास Q1 डॉट स्क्वायर आ गया। Q2 तो बस Q2 चूँकि है ही सिंपल तो वो Q2 का स्क्वायर तो आने ही आने, और ये इसकी क्रॉस टर्म्स है। ठीक है, so the total kinetic energy of the system turns out to be T equals to Tm plus T capital M, यानी कि wedge plus small m यानी कि block। ठीक है, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आप रखिए और ऐड कर दीजिए। राइट, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हमारे पास
जो है वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब रह गया सवाल हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। तो हमने यहाँ पे क्या हरकत की है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने इस जगह पर हमने ज़ीरो ली हुई है। वो हमारे हाथ में होता है, हम कहीं पर भी जो है वो ज़ीरो उसको कर सकते हैं। या ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे रखते हैं। उसकी वजह से आप देखें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रही होगी, तो U1 इक्वल्स टू माइनस एम जी Q1 साइन अल्फा आ गई हमारे पास। ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ से आ गई। काइनेटिक एनर्जी पहले आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी अब आ गई, तो हम वो हमने यहाँ पे आगे पुट कर दिया। अब आप देखें कि इस पूरी लैग्रेंजियन में दो ही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, Q1 और Q2। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास Q2 मौजूद नहीं है। Q2 डॉट तो है, लेकिन Q1 मौजूद नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन जब सॉरी Q2 तो है, सॉरी Q2 डॉट तो है, लेकिन Q2 मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास Q1 मौजूद है और Q1 डॉट भी मौजूद है। ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि जब एक एक कोऑर्डिनेट हमारे पास एब्सेंट हो जाए लैग्रेंजियन से, यानी कि साइक्लिक हो जाए, तो यहाँ पे Q2 साइक्लिक है, तो हमें लाजमी तौर पे हमें हमें पहले से पता चल जाएगा कि Q2 डॉट जो होगा, यानी कि उसके रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव लेंगे और जनरलाइज मोमेंटम आएगी, यानी Q2 एब्सेंट है तो Q2 से करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगी वो हमेशा कंजर्व होगी। ये बात में अभी हमने जो रूल्स देखे हैं उससे अंदाज़ा हो गया। हमें मालूम है, बस हमें थोड़ा सा गौर करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो हमें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद लैग्रेंजियन मोशन इन टर्म्स ऑफ Q2। तो Q2 के लिए जब आप लिखेंगे तो पार्शियल एल बाय पार्शियल Q2 डी वाई बाई डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल Q2 डॉट। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो जीरो है, पार्शियल एल बाय पार्शियल Q2 है ही नहीं, तो वो उसका जीरो हो गया। राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हिस्सा बचेगा वो पार्शियल एल बाय पार्शियल Q2 डॉट का होगा। तो आप देख सकते हैं कि Q2 डॉट आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, ये दो जगहों पर है। तो अब ये टू यहाँ से जाएगा तो ये एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स Q2 डॉट आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से ये अगर ये टू से टू कैंसिल होगा तो एम टाइम्स Q1 डॉट कॉस अल्फा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और चूंकि बाहर हमारे पास ये राइट, ये हमारे पास आ जाएगा, तो जो मैंने आपको यहाँ बताया तो ये इक्वेशन यहाँ आ गई है, और उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया तो कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे बस ये किया कि जो स्मॉल एम के लिए जो 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 टर्म्स थी वो हमने एक तरफ कर ली हैं, और जो कैपिटल एम की वो एक तरफ कर ली। अब ज़रा सा एक छोटा सा जल्दी से देख लें कि आखिर क्या वजह है कि Q2 जो अगर हमारे लैग्रेंजियन से एब्सेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो उसकी वजह बहुत सिंपल है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें आप देखें कि इस डायरेक्शन में, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि ये जो हमारे पास वेज है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है। और आई मीन एक्स डायरेक्शन में इस 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 वेज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में इस वेज पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो ये वजह है इसकी। ठीक है। तो आपने देखा कि ये चीज़ खुद ब खुद इक्वेशन में इनबिल्ट हो जाती है। तो सिमेट्रीज खुद ब खुद लैग्रांजियन जब आप लिखते हैं और आपने करेक्टली लिखा हो तो उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है, खुद ब खुद निकलते हैं। जैसे ये कह रहा है कि a result you will recognize as conservation of total momentum in the x direction, राइट। क्योंकि आप देखें कि ये नीचे जो आ रहा है, ये जो ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रही है। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन क्योंकि फोर्स नहीं लग रही है, तो टोटल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम of the wedge and also the block in the x direction, the total momentum of the system is conserved basically, right। ये टोटल मोमेंटम एक तरह की जो है वो सिस्टम की कंजर्व है। अब हम उसको Q1 के लिहाज से देखते हैं, तो पार्शियल एल बाय पार्शियल Q1 इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और पार्शियल एल बाय पार्शियल Q1 डॉट।
अब चूंकि ये लैग्रांजियन Q1 और Q1 डॉट दोनों मौजूद हैं, तो आपको ज़रा सा इसमें दोनों तरफ से जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सर यहाँ से आ जाएगा, क्यू पार्शियल एल बाय पार्शियल Q1 करेंगे तो एम जी साइन अल्फा आ जाएगा, और जब आप पार्शियल एल बाय पार्शियल Q1 डॉट करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। और आप इस ऑपरेटर को डी वाई बाई डी टी को आप अंदर ऑपरेट करा दें तो ये Q1 डबल डॉट हो जाएगा और Q2 डबल डॉट हो जाएगा। अब चूंकि हमें अगली ये इक्वेशन जो है वो Q1 डॉट के लिए सॉल्व करनी है, नॉट द Q2 डॉट। तो इसका मतलब है कि ये Q2 डॉट डबल डॉट आ तो गया, लेकिन हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम हमारे पास Q2 डबल डॉट की जो इक्वेशन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन बाहर जीरो के बराबर है, तो आप इसका डबल डॉट ले लीजिए। एम क्यू टू डबल डॉट हो जाएगा, ये स्मॉल एम क्यू टू डबल डॉट हो जाएगा, प्लस Q1 डबल डॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप Q2 डबल डॉट की वैल्यू निकालें, ठीक है। आप Q2 डबल डॉट की वैल्यू निकालें और आप यहाँ पे आप जो है पुट कर दीजिए, सिंपल। जो आप या ये समझ लीजिए कि जो सब अभी जो मैंने आपको बताया कि जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखी है, इसका आप डबल डॉट कीजिए। तो और वो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये करें कि जब आप डबल डॉट लेंगे तो ये एम Q2 डबल डॉट और प्लस स्मॉल एम क्यू क्यू डबल डॉट टू और प्लस Q1 डबल डॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया, कांस्टेंट डॉट पे जीरो हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि आपको Q2 को एक तरफ करना है, ठीक है। तो आपने ये किया कि Q2 जो है यहाँ से प्रोसेसिंग किया, रेज इट। तो मैं क्या करूँगा कि Q2 को मैंने एक तरफ कर लिया, Q2, और ये कैपिटल एम स्मॉल एम हो गया। मैंने इस टर्म को एक साथ कर लिया और इसको उठा के उधर ले गया, तो माइनस कॉस अल्फा Q1 डबल डॉट हो गया, ठीक है। और ये माइनस के साथ है, और चूंकि मुझे Q2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि Q2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, एक ही माइनस है, प्लस एम टाइम्स क्यू डबल डॉट वन, ठीक है, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक स्मॉल एम भी है कहीं का, ओ यस, एक ये एम था ना, ये मैं लिखना भूल गया था, ये एम, ये यहाँ पर ये इसके साथ एम लगा हुआ है ना, तो हमें इस एम का भी तो ख्याल रखना है, तो ये एम हम नहीं भूल सकते। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि गलती ना हो, माइनस एम टाइम्स कॉस अल्फा टाइम्स Q1 डबल डॉट, ठीक है, ये है, राइट। तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, और ये उठा के हमने इसमें पुट किया, और ज़रा सा आप अलजबरा करेंगे जो कि बहुत सिंपल है, वो आपके पास ये इक्वेशन यानी Q1 डबल डॉट इक्वल्स टू जी साइन अल्फा ओवर वन माइनस एम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम प्लस एम आ जाएगा। अब ये देखने में आपको काफ़ी मुश्किल सी इक्वेशन लग रही है, लेकिन ये बहुत आसान है। बहरहाल वो तो खैर एक बात की बात है, हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि वो ओरिजिनल आइडिया हमारा टाइम मालूम करने का था, अब चूंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है और हमें फॉर एग्जांपल लेंथ पता है वेज की, तो फिर हम इस फॉर्मूले के जरिए, जो आपने बचपन में देखा है, हाफ क्यू एल टी स्क्वायर, यानी कि आपको याद है जब आप करते थे हाफ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फर्स्ट करें वाई नॉट ज़ीरो हो गया, तो जिस तरह हम बचपन में निकाला करते थे, आपको याद होगा, हाफ जी टी स्क्वायर निकालते थे ना, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ये है, इसमें क्या है, ये Q1 है हमारे पास हाफ, राइट। और ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, जो कि बराबर है Q1 डबल डॉट के टाइम्स टी स्क्वायर, राइट। और यहाँ Q1 दरअसल ये दरअसल क्या है, ये बेसिकली लेंथ है, टोटल लेंथ है, हमने इसको L कह दिया, तो 2 टाइम्स L और डिवाइडेड बाय
Q1 डबल डॉट और स्क्वायर रूट, तो ये हमें टाइम दे देगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो वो इस तरह हम वो ओरिजिनल प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ही लें। लेकिन मैं अभी जिस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि यहाँ उसने डिस्कस किया है, वो ये है कि हम इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशंस आती हैं तो हमें उसको चाहिए कि हम ज़रा सा उसको और अंदर जाके देखें कि क्या ये इक्वेशन जो है वो वाकई में कुछ सेंस रखती है कि नहीं रखती। मिसाल के तौर पर अगर मैं अल्फ़ा को अगर मैं 90 कर दूँ तो क्या होगा कि ये कॉस कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और यहाँ पे 91 हो गया, तो ये सिंपल, इसका क्या मतलब हुआ कि वेज हट गया और वो अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रही है, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू जी हो गया, राइट, सिंपल। तो दैट मेक्स सेंस। इसी तरह अगर फर्ज करें कि मैं ये कहूँ कि ये जो हमारे पास एम है, यानी कि वेज जो हमने वहाँ रखा हुआ है, इसका मैच बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, यानी कि ये इसकी मिसाल ऐसी है कि इसको हिलाना मुश्किल हो, यानी कि ये ऐसा ही है कि जैसे फिक्स हो। उस सूरत हाल में क्या होगा कि अगेन ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इतना इतना ज़्यादा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये नीचे वाली चीज़ पूरी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो वन तो यहाँ लगा हुआ, तो ये क्वेश्चन सेफ है। तो जी साइन अल्फा आ गई, ये यानी कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ते थे ना, इंक्लाइन प्लेन पे जो बॉक्स नीचे आता था, तो ये एग्जैक्टली वही वही एग्जाम्पल हो गई। तो हम हमारे पास ये वो वाला केस भी जो था वो भी जो है निकल के आ जाएगा। अब आखिरी केस जो बचा है वो इंटरेस्टिंग, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एन इक्वल्स टू जीरो कर दें तो क्या होगा, इस पे ज़रा सा आप गौर कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको हम डिस्कस करते हैं अ बीट ऑन ए स्पिनिंग वायर हुक। हुक बेसिकली एक तरह की ये जो जिस तरह गाड़ी का पहिया होता है, उसको आप ये हुक कहते हैं। तो बीट वही जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मोटी जैसी चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, वो फर्ज करें एक एक वायर के अंदर आपने पिरोए हुए हैं और उसको सर्कुलर बनाए हुए हैं और उसको आप रोटेट करा रहे हैं अबाउट सम एक्सिस। So a bead of mass M is threaded on a frictionless circular wire hoop of radius r. The hoop lies in the vertical plane, which is forced to rotate about the hoop's vertical diameter with constant angular velocity phi dot equals to omega, as shown in figure 7.9. The bead's position on the hoop is specified by the angle theta measured from the vertical. Write down Lagrange equation for the system in terms of the generalized coordinates theta and find the equation of motion for the bead. Right? Find any equilibrium position at which the bead can remain with theta constant and explain their location in terms of statics and centrifugal force, that is m omega square rho, where rho is the bead's distance from the axis. Use the equation of motion to discuss the stability of the equilibrium positions. Right? So many things have been asked. एक दफ़ा इसकी फिगर देखिए, देखिए ये हमारे पास वो हुप है जो इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ये जो है रोटेट कर रहा है। जब ये हुप रोटेट कर रहा है तो साथ साथ ये जो थ्रेडेड बीड है ये भी रोटेट करेगा। इस हुप का रेडियस कैपिटल आर है और उसका एंगल जो हमने यहाँ से नोट किया है वो थीटा है। और ये बीट का कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम द लेट्स से दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे आप चाहें जेड एक्सिस कह सकते हैं, इससे एक्सिस इस एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो रॉ है, ठीक है। तो अगर ये आप मान लें तो ये हिस्सा रॉ कॉस थीटा होगा और ये हिस्सा रॉ साइन थीटा होगा, ठीक है, फाइन। यहाँ तक बात हमें समझ में आई। और ये जो चूँकि रोटेट कर रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि फाई डॉट, वो बेसिकली ओमेगा है, राइट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। और फिर बाद में इसने कहा है कि आप इसकी दूसरी जो फिज़िक्स है वो आप स्टडी करें या डिस्कस करें, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिज़िक्स इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो
सबसे पहले तो हम जहाँ से बात शुरू करेंगे वो ये है कि हम लैग्रांजियन जो है लिखने की हम जो है कोशिश करेंगे, ठीक है, कि किसी तरह हम जो है वो लैग्रांजियन लिखें और फिर वहाँ से बात चलेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि इसने बताया हुआ है कि आपको खुद आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है, ये क्या क्या कि ये आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखनी है, राइट। अगेन इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री इसके अंदर हो सकती है, या ये समझिए कि आप इसके अंदर ये जो होती है हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आप लगा सकते हैं, यानी कि आर और थीटा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि ये साथ साथ ये जो है वो हमें रोटेट भी कर रही है। तो बहरहाल लेकिन ये अच्छी बात है कि ये चीज़ इसकी फिक्स है, तो वो हमें इतना इस तरह से तंग नहीं करेगी। तो आप ये देखिए कि जैसे कि वो हमें बता रहा है कि आवर फर्स्ट टास्क टू राइट लैग्रेंजियन रिलेटिव टू नॉन रोटेटिंग फ्रेम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे जाके इसने डिस्कस किया है कि इसी 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 प्रॉब्लम की फिजिक्स को इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग सिस्टम। अभी हम जो फिजिक्स डिस्कस करेंगे वो फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम है जो कि नॉन रोटेटिंग है, यानी कि हम बाहर खड़े हुए हैं और हमारे सामने ये खूब रोटेट कर रहा है। अगर हम रोटेटिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम फर्ज करें उस बॉल के ऊपर जाके बैठ गए या उस बीट पे जाके बैठ गए तो हम भी रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो रोटेशनल फ्रेम है। तो आपको पता है रोटेशनल फ्रेम जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं होता। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि इनर्शियल फ्रेम में और जो आपका रोटेटिंग फ्रेम है उसमें आप फ़र्क देखें फिजिक्स में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप बाहर खड़े हुए चीज़ को घूमता हुआ देखें, आपके पास कोई कोई फोर्स नहीं लग रही है। आप एक एक ऐसे झूले में बैठ जाएं जो कि गोल घूम रहा हो, आपके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि पहले नहीं थी। वो कहाँ से आ रही है? वो बेसिकली यहाँ से आ रही है कि अब आप नॉन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हैं, ठीक है। अच्छा, द बीट हैज़ वेलोसिटी आर थीटा डॉट टेंजेंशियल टू द हुक, क्योंकि जब ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो बीट जो है वो इसके घूमने की वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से इधर मूव करने की कोशिश करेगा। चूंकि ये फिक्स है तो ये बाहर, ये इधर तो नहीं जा सकता, तो इसकी बस टेंजेंशियल वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, ठीक है। और एंड और फिर क्या है, रॉ और जो हुक की हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, अगेन रॉ, यानी कि ये देखिए आर दरअसल क्या है, डिस्टेंस है ना। ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन लिखी है, बट फॉर फाई, क्योंकि ये आर है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस रॉ है, तो ये रॉ आ गया। और हमें पता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो हमने रॉ ओमेगा लिखा, लेकिन ओमेगा कंप्लीट तो नहीं है, उसका कंपोनेंट है, तो वो ये जो रॉ है दरअसल, क्योंकि हमें लिखना तो इन टर्म्स ऑफ आर है, तो आर यानी कि रॉ को जब हम इन टर्म्स ऑफ आर लिखेंगे तो आर साइन थीटा होगा, तो आर साइन थीटा टाइम्स ओमेगा, क्योंकि हमें दरअसल इन टर्म्स ऑफ आर जो है वो लिखना है, तो इसका जो कंपोनेंट जो रॉ के साथ पैरेलल है वो आर साइन थीटा है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो दो चीज़ों की होगी, एक तो बीट की और फिर जो हुक है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई वो टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, ठीक है। हाफ एम और ये जो क्या नाम है, आर स्क्वायर हो गया थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, बल्कि एक चीज़ आपको यहाँ से और रखिएगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ मैं थोड़ी सी शायद गलती कर रहा हूँ कि देखिए ये हुक इसने मैसलेस लिया है, फ्रिक्शन लेस है, लेकिन इसने हुक के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। हुक लाइज इन द वर्टिकल फोर्स, राइट, इसने हुक के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये जो हम बेसिकली वेलोसिटी, ये जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हम इस बॉल के लिए, बीट के लिए लिख रहे हैं। तो ये इसमें दो तरह की हम इस बीट की
वेलोसिटीज़ बन रही हैं, टेंजेंशियल जो इसकी एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, एक तो सिंपल ये है जो कि हमने यहाँ पे देखी, हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी बन रही है जो कि ये है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाई। दूसरी जो जो बन रही है वो इसके परपेंडिकुलर बन रही है, जो इसमें जो इसकी नॉर्मल कह रहा है। ठीक है, नॉर्मल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल इनटू द पेपर, राइट। रॉ साइन, ये बल्कि नहीं, आई एम सॉरी, ये दरअसल यहाँ से होगी। ये एक तो ये बन रही है, दूसरी फॉर एग्जांपल यहाँ से बन रही है। ठीक है, ये दो इसकी एंगुलर वेलोसिटीज जो है वो एक सेकंड रुकिएगा, आई एम सॉरी, ये चीज़ इस तरह नहीं होगी, ये इसके परपेंडिकुलर ही होगी। और फॉर एग्जांपल अगर ये अगर जो है इस तरह से घूम रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होके अंदर की तरफ जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके क्या नाम है, ये नॉर्मल होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस हुप को ऊपर से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं और यहाँ पर ये बॉल है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, ये इसका मतलब है। और ये जो हुप है वो इस तरीके से गोल घूम रहा है। ये ख्याल रखिए, ये मैं ये मेरा टॉप व्यू है, ये ख्याल रखिएगा। ये इसका ये वाला हिस्सा इसका फ्रंट व्यू है, लेकिन ये मैं इसको टॉप से दिखा रहा हूँ, राइट। ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मैं अगर इसको ठीक से बना पाऊँ, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इस पूरे हुप को दोबारा से ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखने में ये मुझे इस तरह दिख रहा है, और ये इसका सेंटर है, और ये बॉल यहाँ पे फर्स्ट करें कहीं पर मौजूद है, तो ये जो सेकंड वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक टेंजेंशियल है और एक इनटू द पेपर है, राइट। तो इस वजह से इसको इसने ये कहा हुआ है कि ये इसके नॉर्मल है। और यहाँ पे जो हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं वो स्मॉल एम के साथ लिख रहे हैं, जो कि बीट का मैथ है। तो ये पहली इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, और ये इसके परपेंडिकुलर है या इसके नॉर्मल है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे उस बॉल के अपने मोशन से आ रही है, जो बॉल जो है वो मूव कर रही है। और ये हिस्सा, ये जो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिससे जो वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, ये बेसिकली हुप की वजह से आ रहा है, हुप जो मूव कर रहा है। इसी तरह आप देखें कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा लिखी जाएगी, क्योंकि अगर फर्स्ट करें मैं थीटा इक्वल टू जीरो कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी कि जब मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो कॉस जीरो वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी लैग्रांजियन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि एम ओमेगा तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो वो तो कोई इसमें किरदार अदा नहीं करेगा। तो हमने क्या किया है, इस लैग्रांजियन की करस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन इक्वेशन मोशन लिख ली। इसमें थीटा मौजूद है और थीटा डॉट भी मौजूद है, तो हमने पहले पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा किया, उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई पूरी। और फिर हमने क्या किया कि पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट किया, तो हमारे पास थीटा डॉट की ये इक्वेशन है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आएगा, और फिर डी वाई बाई डी टी की वजह से ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, और हम इसको रीअरेंज करें और डिवाइड कर दें एम आर स्क्वायर से, तो हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा था कि ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। बावजूद इस बात के कि इसको सॉल्व करना एनालिटिकली तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे ये लिखा है, ऑल्दो दिस कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर ये इक्वेशन भी हमें मिल जाए तो हम इसके ज़रिए से भी बहुत सारी फिजिक्स मालूम कर सकते हैं विदाउट इवन सॉल्विंग इट। ठीक है, सॉल्व तो हम इसे किसी स्पेशल केस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको विदाउट सॉल्विंग भी इससे हम बहुत सारी फिजिक्स निकाल सकते हैं। इसमें से एक तरीका ये होगा कि हम एक ऐसी कंडीशन की बात करें, कि हम ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, क्योंकि जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगी वहाँ पर थीटा डबल डॉट यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगी।
और उस पर ना सिर्फ एंगुलर मोमेंटम हम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हम इसके जीरो मान रहे हैं, बल्कि वो ऐसी पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है कि हम वहाँ पे इवन उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बीट की ख्याल रखे गए हैं। हुक की घूमने की बात हो रही है, बीट की बात हो रही है, हम उस बीट की एंगुलर वेलोसिटी भी हम जीरो मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने उस एंगल पे जिस पे कि ये ऐसा हो रहा है, हमने उसको थीटा नॉट कह दिया है। ठीक है, और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, थीटा डॉट भी जीरो है, थीटा डबल डॉट भी जीरो है। ठीक है, तो उसकी अगर वो जीरो है तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो हो गई, और 7.69 को हम इन टर्म्स ऑफ जो है वो थीटा नॉट लिख लेंगे, राइट। तो पहले तो हमने यहाँ ये इक्वेशन में क्या किया कि थीटा डबल डॉट को जीरो कर दिया, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम को जाहिर कर रही है कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अब आप देखिए कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, अब इसको हम दो तरह से जीरो कर सकते हैं। इधर ये हो कि साइन थीटा जीरो हो जाए या पाई हो जाए, तो ये सेटिस्फाई करेगी। इसका क्या मतलब होगा कि या तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो यहाँ पर होगी थीटा इक्वल टू जीरो पे, जब हम कह रहे हैं कि साइन जीरो जीरो है, या पाई बाय टू पे, सॉरी पाई पे, अगर हम साइन की जगह 180 रखते हैं, यानी थीटा की जगह 180 रखें तो साइन 180 जीरो होता है। तो या तो ये जो बीट है वो यहाँ आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर वो ऊपर चला जाए तो हमारे पास इसकी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। एक तरीका तो ये है इस बीट की इक्विलिब्रियम निकालने का। दूसरा क्या है, दूसरा की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये सर जीरो हो जाए, राइट। उसमें क्या होगा, अ, अ, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास पहला फैक्टर था, यानी कि जब हमने थीटा को फर्स्ट करें हमने ज़ीरो मान लिया, फर्स्ट करें हमने ज़ीरो को, हमने कहा कि जो है वो ये कहना चाह रहे हैं हम, हाँ पहले तो हमने ये कह दिया कि थीटा इक्वल ज़ीरो है या पाई है, तो उस पर हमारे पास दो पोजिशन आ गई। अब अगर फर्ज करें कि साइन थीटा जीरो नहीं है, तो फिर क्या जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर कॉस, इफ मैंने यहाँ लिख दूं, इफ साइन साइन थीटा इज नॉट जीरो, तो फिर क्या जीरो होना चाहिए, फिर हमारे पास होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर शुड बी इक्वल टू जीरो, फिर ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉस थीटा की एक वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर होना चाहिए। ठीक है, इससे हमने ये कंडीशन निकाल ली। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ से मोर प्रिसाइजली हम जो है वो थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़, या ये कहिए कि हम यहाँ से भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। अब देखिए कि हमें मालूम है कि ये कॉस थीटा जो है अगर हम मैग्नीट्यूड में ले लें, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको मालूम है कि वन से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि वन होगा इसका मतलब एंगल जीरो हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, यानी कि हम अगर इसकी बात करें, राइट, जी बाय आर, तो क्योंकि अगर फर्ज करें कि हमारे पास एंगल छोटा हो, वन से छोटा है, राइट, तो फिर इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर जो है, क्योंकि देखिए यहाँ बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाय आर। ठीक है, तो अब अगर चूंकि ये ये इससे छोटा है, तो वो छोटा होने की वजह से, छोटा होने की वजह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को कम करेगा। इसका मतलब है तो ओमेगा स्क्वायर को इस जी बाय आर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये कट के ज़ीरो हो जाए, और और फिर हम फाइनली इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर सकें, राइट। तो कह रहा है व्हेन दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज देयर आर टू मोर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि ये cos थीटा ये लिखा हुआ है ना, तो cos इनवर्स ले लीजिए, r cos का मतलब आप जानते हैं cos इनवर्स प्लस माइनस g ओवर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन ये लिखी हुई है कि जो आपका थीटा डॉट आएगा, यानी कि थीटा नॉट आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम एंगल, वो प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ जी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर है।
ऐसा क्यों है? वो ऐसा इस वजह से है कि जो हमारे पास ये हुप है ये सिमेट्रिकल है। एक इक्विलिब्रियम जो है वो अगर इसका सो कॉल्ड एंगल थीटा इक्वल टू 0 इधर है, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगी पोजीशन और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ बनेगी सिमेट्रिकली प्लस माइनस। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये दो सिमेट्रिकल हमारे पास एंगल आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, राइट, यहाँ ये वाली कंडीशन हमने देखा ओमेगा उस वक्त थी जब ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर था जी बाय आर से। अगर फर्ज करें हम ओमेगा स्क्वायर छोटा हो जी बाय आर से, तो क्या होगा? देयर आर जस्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द हुक। अगर ओमेगा स्क्वायर छोटा है जी बाय आर से, तो बेसिकली फिर क्या हो रहा होगा? फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी कि ये सेकंड यानी कि फर्स्ट फैक्टर मिलके जीरो नहीं दे रहा होगा, वो फिर जीरो आ रहा होगा साइन थीटा की वजह से कि आपके पास या तो जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल बॉटम पे है या फिर टॉप पे है, राइट। ये उस वक्त होगा जब ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी बाय आर है। जब वो लेस देन जी बाय आर है, तो क्योंकि थीटा लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये टोटल ये नंबर जो है छोटा हो जाएगा जी बाय आर से, तो ये सब जीरो नहीं देगा। फिर सारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वजह से या तो साइन थीटा यानी कि थीटा जीरो हो रहा है तो ये सब जीरो हो रहा है, या पाई हो रहा है तो ये जीरो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो उस सूरत में दरअसल क्या है कि ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी बाय आर है, लेकिन जब ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जी बाय आर हो रहा है, तो फिर यहाँ पे ये साइन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर ये सीधा सीधा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर जो है वो जी बाय आर से बड़ा हो जाए, और जब वो बड़ा होगा तो फिर हमारे पास फिर ये जो सेंटर वाली वैल्यू है वो नहीं होगी, बल्कि हमारे पास ये दो जो जो मैंने ग्रीन के जरिए से जाहिर की हुई हैं, तो ये ग्रीन वाली ये दो इक्विलिब्रियम हमारे पास पोजीशन आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमारे पास या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉप और बॉटम की आ सकती है उस वक्त कि जब साइन थीटा जो है वो इस तरह हो कि थीटा की वैल्यू जीरो जब पाई हो, ये यानी कि ये उस सूरत में होगा जब ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी बाय आर होगा। लेकिन जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाय आर से बड़ी हो जाएगी, तो फिर ये साइन वाली टर्म इतनी अहमियत यहाँ पे नहीं रहेगी। फिर ये जो फर्स्ट टर्म है ये मिलके हमें जीरो दे रहा होगा, ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रहा होगा, और उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप ओमेगा स्क्वायर की जो है वो बेसिकली ग्रेटर है जी बाय आर से, तो ये एक लेस देन 1 नंबर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और भी तो हो सकती है कि जब ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर हो जाए जी बाय आर के। ठीक है, आप यहाँ पुट करके देखें आपके पास 1 आ जाएगा, और ये 1 कब होगा? जब थीटा नॉट प्लस यानी कि आप देखेंगे थीटा नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस इनवर्स, आप 1 करके देखें आपके पास जीरो आएगा, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और वो यहाँ पे होगी। तो आपने देखा कि सिर्फ विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी आर एबल टू फाइंड सो मच फिजिक्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो अब इसके नीचे बहुत कुछ फिजिक्स लिखी हुई है, वो मैंने कुछ हाईलाइट की है, और ये मैं आपको एज ए रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू आपको कर दूं कि जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी कि ये जो पार्टिकल है जो हुक के अंदर मौजूद है, और हुक इस कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, और ये बॉल खुद बीट जो है वो खुद एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका हमने जो है वो लैग्रांजियन लिखा। ठीक है, उससे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई जो कि सॉल्व नहीं हो सकती थी, तो फिर हमने क्या किया कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ चूंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो वो स्टैटिक पोजीशंस हैं, तो हम इस इक्वेशन को 7.69 को यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम जो है वो जीरो लेके इन इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये सिचुएशन आई जो 7.70 में है कि ये इन दोनों का इन दो टर्म्स, ये पहली टर्म है ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर, ये पहली टर्म हो गई, और साइन थीटा सेकंड टर्म होगी, इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। आसान तरीन चीज़ ये कि
साइन थीटा की कुछ ऐसी वैल्यूज हो रही हैं जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर थीटा अगर जीरो हो या पाई हो तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि या तो बीट बिल्कुल नीचे मौजूद हो बॉटम पे या टॉप पे मौजूद हो, तो उस सूरत हाल में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और वो सूरत हाल होगी जब ओमेगा स्क्वायर जो है वो लेस देन जी बाय आर हो, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस तरह की हो कि जो स्मॉलर हो इस रेशो से, जो कि जी बाय आर का जो रेशो है। ठीक है, अगर फर्ज करें ऐसा ना हो बल्कि ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जी बाय आर हो, तो ये वो कंडीशन होगी जब जब फर्स्ट टर्म जो है यानी कि ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर ये मिलकर जीरो दे रहा हो। क्योंकि हमें मालूम है कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई ऐसी टर्म देगा जो कि इससे छोटी हो सकती हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हिस्सा जीरो हो जाए। तो उसी सूरत में होगा कि जब ओमेगा स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा और वो बराबर हो जाए जी बाय आर के, इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाय आर। ठीक है, ताकि वो कॉस थीटा की उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम भी हो रही हो तो वो से कंपनसेट हो जाए और जी बाय आर के बराबर हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो फिर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि उस सूरत में हमारे पास जो दो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएंगी, जो मैंने यहाँ ग्रीन पॉइंट से जाहिर की हुई। ठीक है, राइट। तो ये हमने देखा कि हमारे पास पहले से दो हमें दिख रही थी, अब हमें दो मजीद इक्विलिब्रियम पोजीशन दिख रही हैं। अच्छा, लेकिन ये अगर एक और कंडीशन ऐसी हो कि जब ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्टली जी बाय आर के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर, तो यहाँ कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब, और जब आप 1 कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स का 1 कॉस इनवर्स ऑफ 1 आप कैलकुलेट करें तो जीरो के बराबर है। इसका मतलब सिर्फ आपके पास उस सूरत में एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जो कि नीचे है, इस लूप के बिल्कुल बॉटम में, राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिजिक्स चेंज हो रही है, और हम फिजिक्स यहाँ से निकाल सकते हैं बाय बाय डूइंग सम अप्रोक्सीमेशन एंड बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, तो ये हिस्सा जो मैंने पूरा रेड किया हुआ है, ये मैं आपके रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसने इन तमाम सिचुएशन को एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ रीड इट एंड एंजॉय इट। इस तरह की चीज़ें शायद इम्तिहान में भी पूछी जा सकें। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है वो मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए छोड़ दिया है, और आप प्लीज़ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आपको बता रहा है। और ये आप देखिएगा कि आपके पास ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी जिसे हम जो है बाइफरकेशन जो है वो कहते हैं। ये इसके ज़रिए से आपको पता चलेगा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सिस्टम अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस को खो देते हैं और कोई नई इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल कर लेते हैं। और आप देखें, आप इसमें कुछ और तब्दील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी तब्दील कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी तब्दील करने से सिस्टम अपनी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। ये जो हम सारा हमने कुछ पढ़ा है, इसकी बेहतरीन एप्लीकेशन जो है वो मोशन ऑफ ए गवर्नर है। गवर्नर, ये वो गवर्नर नहीं है जो आपके सिंध का पंजाब का होता है, बल्कि ये एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है जो कि जेम्स वॉट ने, जैसे यहाँ पे उसने बताया भी है कि इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो इसकी यूजेज है, ये यहाँ उसने बताया हुआ है, तो उसने स्टीम इंजन के अंदर यूज़ की है। मैं इसकी एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप देखिए कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ये जो बॉल है, बजाय इसके कि अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक बॉल इस्तेमाल करूँ, यहाँ पे सिर्फ एक बॉल इस्तेमाल हो रही है, मैं यहाँ पे एक बॉल और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, ये बॉल अपनी जगहें तब्दील करती जाएंगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और उनके वो जगहें तो तब्दील करने से आप ये जो जेम्स वॉट जो था वो स्टीम का फ्लो स्टीम इंजन में कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। और आज तक ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली। अब एक आखिरी एग्जाम्पल के तौर पे इसकी एक और मिसाल है, वो ये कि ऑसिलेशन ऑफ ए बीट नियर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स करेंगे इक्विलिब्रियम के अराउंड।
ठीक है, कोई भी एक इक्विलिब्रियम हमने देख ली, फर्स्ट करें थीटा इक्वल्स टू 0 पे, बिल्कुल बॉटम पे हमने देख लिया। ठीक है, अब हम वहां पर फिजिक्स करना चाहेंगे कि अगर हम उस बीट को थीटा से ज़रा सा हटाएं और छोड़ दें तो वो ऑसिलेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। उसको ज़रा सा हम स्टडी करते हैं और वहाँ पे हम उस बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो अब चूंकि हमने थीटा को 0 पे आ गए, हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो लेस देन जी बाय आर है। तो हमारे पास जो ओनली जो मतलब थीटा जो जो नीचे यानी कि बॉटम पे जो बन रही है इक्विलिब्रियम, यानी थीटा को 0 पे, वो हमारे पास ओनली स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। टॉप वाली इक्विलिब्रियम तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो नीचे वाली जो है जो जो यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो हुक है, इसमें ये वाली जो पोजीशन है इसकी बीट की, या जो थीटा को 0 पे है, ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या करेंगे, एक इस बीट को हम दोनों तरफ फर्ज करें, हम इसको छोड़ दें तो ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो वहाँ हमें इसको स्टडी करना है, फिजिक्स स्टडी करनी है और उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो हमने ये क्वेश्चन 7.69 या 7.63 हमने निकाली थी थीटा डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर साइन थीटा। अब चूंकि हम बहुत स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको पता है साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो फिर ये इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गई। तो आप जानते हैं कि ये पूरी चीज़ जो कुछ भी है वो इस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और ये कैपिटल ओमेगा जो है वो बेसिकली इस इस बीट की फ्रीक्वेंसी है, जिसके अबाउट ये मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, राइट। ये सिचुएशन वो है कि जब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी आर हो। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी है जैसे मैंने शुरू में कहा कि ओमेगा स्क्वायर लेस देन है जी ओवर आर से। लेकिन फर्ज करें मैं एंगल तो मैं स्मॉल ही रखूं, फर्ज करें, या रखने की कोशिश करूं, लेकिन मैं ओमेगा बढ़ाता जाऊं यानी कि हुक की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाता चला जाऊं, तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वैल्यू जो है वो जी बाय आर से एक्सीड कर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये क्या है, जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है। तो ओमेगा हमारे पास एक रियल नंबर है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट है, अगर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई रियल नंबर आ जाए या इंटीजर आ जाए तो वो नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अभी तक तो ये रियल है क्योंकि जी बाय आर बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से। लेकिन फर्ज करें कि मैं ओमेगा स्क्वायर को बढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, और इतना बढ़ जाए कि वो जी बाय आर से आगे बढ़ जाए, तो क्या होगा कि हमारे पास ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि, बल्कि पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ये रियल है, जी बाय आर है, जी बाय आर बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से, तो हमारे पास ओमेगा जो है वो रियल नंबर है, राइट, रियल है। और हम इसकी वजह से इसके सोल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मशहूर ज़माना सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन है। ऑन दी अदर हैंड अगर ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो जाए जी बाय आर से, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये पूरी चीज़ जो है वो इमेजनरी हो जाएगी, राइट। कॉस आई अल्फा जो है, ये मतलब ये पूरी चीज़ चूँकि इमेजनरी हो जाएगी, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ये पूरी चीज़ अल्फा, मतलब ये कोई एंगल ही है, ठीक है। ये पूरी चीज़ इमेजनरी हुई तो आई आई अल्फा उसको मतलब आई अल्फा से इसने जाहिर किया। और कॉस आई अल्फा का मतलब है कि वो कॉस हो गया, यानी कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन बन गया। और जो कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन होते हैं वो ये जो ऑसिलेटरी फंक्शन के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा के जो फंक्शन हैं, अगर कॉस थीटा का आप फंक्शन बनाएं तो वो इस तरीके से ऑसिलेशन है, ठीक है, थीटा के 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है। ऑन दी अदर हैंड अगर साइन का है तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास कॉस हाइपरबोला टाइप के फंक्शंस होते हैं तो वो इस तरीके से इंक्रीज करते चले जाते हैं, वो फिर वापस पलट के नहीं आते हैं। ठीक है, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, हमेशा याद रखिएगा। ये ऊपर गए एक मखसूस जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ ही ऑसिलेट करते रहते हैं, तो ये कभी वापस नहीं आते हैं, राइट। ये एक दफा गए तो फिर गए, या नीचे गए तो फिर नीचे गए,
राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपरबोलिक कोसाइन विद ग्रोज विद टाइम, तो फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा, फिर ये इसमें ऑसिलेशन नहीं होगी, फिर वो बॉल जो है वो बॉल जो है वो फिर जीरो से दूर होती चली जाएगी। करेक्टली रिफ्लेक्टिंग द इक्विलिब्रियम एट थीटा इक्वल टू जीरो हैज बिकम अनस्टेबल। ठीक है। तो वो सिस्टम जो जो हमारे पास थीटा इक्वल टू जीरो पे स्टेबल कंडीशन थी, अब वो नहीं रही। फिर कहता है कि अगर फर्ज करें अब अब एक इसका मतलब है पुरानी वाली स्टेबल कंडीशन खत्म हो गई, अब हम एक नई स्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है? once omega square is greater than g by r, there are two stable equilibrium position given by 7.71 जो कि यहाँ से हमारे पास है, ठीक है, जो हमने पहले देखी थी। एंड लोकेटेड सिमेट्रिकली टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, और ये हुक के दोनों तरफ होंगी। तो वो कह रहा है हम किसी एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि एज यू माइट एक्सपेक्ट दिस बिहेव द सेम वे, आई शैल फोकस ऑन वन ऑन द राइट। तो आपकी जो राइट तरफ जो जो जा सकती है बॉल, उसको वो डिस्कस कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास ये बॉल है, सॉरी ये हुक है, तो फर्स्ट करें पहले केस में तो ये वाली थीटा नॉट था, लेकिन अब जब जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जी बाय आर हो गया, तो अब वो यहाँ पर थीटा नॉट नहीं होगा इक्विलिब्रियम, तो फर्ज करें यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये कंडीशन है, और आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में जो साइन थीटा वाली टर्म थी वो तो काम नहीं करती थी। यानी कि मैं रेफर कर रहा हूँ ये वाली इस वाली इक्वेशन को, हमने देखा था। इसमें हम जब हमने कहा था कि जब ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन जी बाय आर होगा, तो फिर ये हिस्सा काम डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि फर्स्ट टर्म डोमिनेट करेगी। तो यही वजह है कि उसने क्या किया है कि इसने यहाँ पर जो है वो इसी टर्म को लिखा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस कॉस थीटा नॉट माइनस जी बाय आर इक्वल टू जीरो, तो ये हिस्सा जीरो होकर दे रहे हैं। अब आप क्या करें, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो नई इक्विलिब्रियम के अराउंड आपको ऑसिलेशन चेक करनी है। उसका तरीका क्या है कि आपने कहा थीटा लिया इज इक्वल टू थीटा नॉट, इक्विलिब्रियम का थीटा प्लस सम एप्सिलॉन एंगल, बहुत ही मामूली सा आपने उस स्टेबल कंडीशन से जरा सा उसको हटा दिया और छोड़ेंगे, तो वो थीटा नॉट के अराउंड जो है वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अगेन हमारे पास जो 7.3 है, आपको याद 7.3 से मुराद वही इक्वेशन है, थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जी बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी। तो हमने कॉस थीटा को कॉस थीटा नॉट प्लस एप्सिलॉन कर दिया, और यहाँ साइन थीटा नॉट को जो है साइन थीटा नॉट प्लस एप्सिलॉन कर दिया। ये एग्जैक्टली वही फिजिक्स है जो हमने इससे पहले जो हम वो कर रहे थे, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने की थी। तो यहाँ पर यहाँ पे हमने एडिशन करेंगे और साइन थीटा के अंदर करेंगे। ठीक है। और जब हम उसको टेलर एक्सपेंड करेंगे, या जो आप जो कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी। तो ये वैल्यूज आप इस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। थीटा की जगह पे आप थीटा नॉट प्लस एप्सिलॉन करिए, उसको आप एक्सपेंड करा दीजिए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएंगे। इनको आप खोलिएगा तो आपके पास बेस होंगे। अब क्या होगा कि ये ओमेगा स्क्वायर कॉस कॉस थीटा नॉट माइनस जी बाय आर इस फॉर्मूले के तहत, क्योंकि आपको पता है ये इस फॉर्मूले के तहत ये ज़ीरो हो रही है। ठीक है। तो ये हिस्सा गायब हो गया, सिर्फ आपके पास ये हिस्सा बचा। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है वो आपके पास जो है बचेगा। ठीक है। क्लियर? अच्छा, फिर क्या होगा अच्छा, ये वाला हिस्सा जो है हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, ये हिस्सा इन इन प्रिंसिपल इससे जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम ये मान रहे हैं कि एप्सिलॉन इज 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 अ वेरी वेरी यू नो स्मॉलर देन वन नंबर, बहुत स्मॉल नंबर है, तो मेगा तो एप्सिलॉन स्क्वायर और ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। तो हम ये हिस्सा छोड़ देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, ये हिस्सा आके इसके साथ, यानी कि एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा नॉट इस जो है साइन थीटा नॉट के साथ लग रहा है, सिर्फ वो रहेगा। बाकी सब चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ एप्सिलॉन के साथ, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है तो एप्सिलॉन स्क्वायर गोस टू जीरो। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, और फिर चूंकि थीटा हमने माना था कि थीटा क्या था, थीटा बराबर था थीटा नॉट प्लस एप्सिलॉन के, यही था ना, ये हमने थीटा नॉट रखा था। तो जब मैं इसका डबल डॉट लूँगा, राइट, तो डबल डॉट बराबर होगा एप्सिलॉन डबल डॉट के, तो थीटा नॉट तो जीरो हो गया। तो हमने यहाँ पे एच का डबल डॉट लिया, एप्सिलॉन डबल नॉट आ गया माइनस एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को, राइट, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर नॉट को हमने एक नई फ्रीक्वेंसी कैपिटल ओमेगा प्राइम स्क्वायर कर दिया है, राइट। और ये फिर इसके बराबर है, ये कैसे इसके बराबर है, ये इसके टेलर की प्रॉब्लम भी है, हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ओमेगा प्राइम स्क्वायर बराबर है ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट के। साइन स्क्वायर थीटा नॉट बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट के। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर तो अपनी जगह आ गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट आ गया। 7.6 से हमें पता है कि कॉस थीटा नॉट जो है वो बराबर है जी ओवर ओमेगा स्क्वायर आर के। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर की पावर स्क्वायर के, जो मैंने यहाँ ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम स्क्वायर मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई उस वक्त कि जब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी बाय आर। तो इस तरह से हम फिजिक्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कह लें या साइक्लिक कोऑर्डिनेट कह लें, एक ही बात है। यानी कि वो कोऑर्डिनेट जो कि लैग्रांजियन में मौजूद नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाती है। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे जो है वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, आप देखें कि एक पार्टिकल है वो नीचे गिर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम की जेड है और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब इस इक्वेशन में एक्स और वाई डिपेंडेंस नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि उन डायरेक्शन में जो जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ एक्स ज़ीरो है और एफ वाई ज़ीरो है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी उस डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम है वो ज़ीरो है। तो इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो ना हो, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग क्यू डॉट मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि उसके वो जो कोऑर्डिनेट है उसकी करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहते हैं या आप उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप याद रखिए कि लैग्रांजियन लिखना भी एक आर्ट है कि आप इस लैग्रांजियन को इस तरह से लिखें कि उसमें ऐसे कोऑर्डिनेट वो इस तरह से लिखा जाए कि कोऑर्डिनेट्स की जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज़ हैं वो तो मौजूद हों, लेकिन वो कोऑर्डिनेट खुद मौजूद ना हो। तो उससे बड़ी सिमेट्री हो जाती है, क्योंकि आपके पास पार्शल एल बाय पार्शल क्यू या क्यू से मुराद वो कोऑर्डिनेट जो कि वहाँ मौजूद नहीं है, वो वो चीज़ चूँकि ज़ीरो हो जाती है, तो हमारे पास उसकी करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाती है या कंजर्व हो जाती है। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको और पढ़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे इस लेक्चर को रोकता हूँ। इसमें बहुत कुछ है आप लोगों के सीखने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको काफ़ी गौर से पढ़िएगा, इन टॉपिक्स को, इन लेक्चर्स को गौर से सुनिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ मुझसे सवाल करें ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।